पद्मावत शौर्य, स्वाभिमान और सुंदरता की एक ऐसी धधकती आग जिसकी ज्योति सदियों की दीवारें फांद कर आज भी हमें प्रकाश की राह दिखाती है। यह कहानी महज इतिहास की गौरव गाथा ही नहीं है, बल्कि जातीय अभिमान के सुप्त ज्वालाओं को प्रज्वलित करने वाली वह प्रचंड वायु है जिसके वेग से हृदय में तूफान मचल उठता है और अश्रु की नदियां सिसकियों की ध्वनि के साथ प्रस्फुटित हो जाती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2018 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में खिलजी द्वारा रावल रत्न सिंह की दिखाई गई मृत्यु मलिक मोहम्मद जायसी की मूल रचना पद्मावत में तो है ही नहीं। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो फिल्म में या तो दिखाई नहीं गईं या फिर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं। आज की इस कहानी को अंत तक देखने के बाद आपके सामने मूल पद्मावत ग्रंथ की कहानी स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही एक बात और कि यह कहानी जायसी की रचना पर आधारित है, अतः इसमें कुछ अलौकिक अतिरंजना का भी समावेश हुआ है जो निश्चित ही इतिहास न होकर के कल्पना है। उसे आप कल्पना की ही तरह लेंगे, लेकिन खिलजी, पद्मावत और रत्न सिंह आदि के प्रसंग पूर्णतः ऐतिहासिक हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इतिहास की सबसे रोचक कहानी पद्मावत से जोड़ता हूं। आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। 12वीं शताब्दी अपने समापन की तरफ बढ़ रही थी। सिंहल द्वीप में राजा गंधर्वसेन राज किया करते थे। सिंहल द्वीप यानी कि जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वह समुद्र की गोद में बसा हुआ एक ऐसा टापू था जिस पर मां प्रकृति की कृपा दृष्टि बड़ी ही सुंदरता के साथ पड़ती रही है। वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे, धन संपदा भी भरपूर मात्रा में थी और वहां की सुंदरता ऐसे विशिष्ट थी कि कहते हैं कि पूरी दुनिया में वैसी सुंदर स्त्रियां और कहीं नहीं मिलती थीं। उसी सिंहल द्वीप पर राजा गंधर्वसेन के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। उस लड़की के जन्म के समय ही उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि उस लड़की के उत्पन्न होते ही पूरे कमरे में प्रकाश भर गया था। यह भले ही अतिरंजित घटना मालूम पड़ती है, लेकिन इतिहासकार भी बताते हैं कि पद्मावत बहुत ही सुंदर थीं और इसीलिए बचपन में भी वे सुंदर रही होंगी, ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं है। पद्मावत धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वे सुंदर तो थी ही, राजा के भी बेटी थीं। कहते हैं कि जब उनकी उम्र विवाह के योग्य हुई तो गंधर्वसेन ने चारों तरफ दूत भेजे, लेकिन गंधर्वसेन को कोई भी ऐसा योग्य युवक नहीं मिला जिससे वह अपनी बेटी का विवाह कर सकें। इधर पद्मावती के पास एक तोता था। वह उसे बहुत ही प्रेम करती थी। उस तोते का नाम था हीरामन सुआ। हीरामन जो था वह बोलने में बड़ा निपुण था। उसका वाक्य चातुर्य अद्भुत था। वह लगता ही नहीं था कि एक तोता है, बल्कि ऐसा लगता जैसे कोई विद्वान पंडित तोते के रूप में वहां उपस्थित है। जब पद्मावती की उम्र विवाह के योग्य हो गई और उनके लिए कोई लड़का नहीं मिला तो एक दिन तोते ने उनसे कहा कि अगर आप कहो तो मैं देश देशांतर में जाकर आपके लिए योग्य वर की तलाश करूं। पद्मावती ने तो तोते की इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही राजा गंधर्वसेन को यह मालूम हुआ कि सुआ मेरी बेटी को बहकी बहकी बातें सिखाता है, तो उन्होंने उस तोते को मार डालने का आदेश दे दिया। यह सुनकर पद्मावती रोने लगी। पद्मावती उस तोते से बड़ा ही प्रेम करती थी। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर बड़ा ही अनुनय विनय किया, तो इस पर गंधर्वसेन ने तोते के मारने के फैसले को उलट दिया। तोते के प्राण बच गए। लेकिन हीरामन सुआ बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि यदि राजा ने एक बार मारने का आदेश दे दिया है तो निश्चित ही उसके मन में मेरे प्रति कटुता का भाव है और राजा से शत्रुता करके उसके ही राज्य में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। कभी ना कभी वह ऐसा आदेश दे ही देगा जिससे कि मेरी हत्या हो जाएगी। हीरामन ने पद्मावती से कहा कि मुझे तुम इस देश से बाहर जाने की अनुमति दो, लेकिन पद्मावती उससे बहुत प्रेम करती थी। पद्मावती ने कहा कि हीरामन, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तोता भी पद्मावती को बड़ा चाहता था। वह नहीं चाहता था कि पद्मावती के बात को इस तरह से टाल सके, इसीलिए उसने गुपचुप उड़ जाने का फैसला किया। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों को लिए हुए मानसरोवर में स्नान करने और जल क्रीड़ा करने चली। मानसरोवर के पास पहुंचकर पद्मावती ने तोते को एक किनारे रख दिया
और फिर सखियों द्वारा की जा रही जल क्रीड़ा का वह आनंद लेने लगी। इतने में तोते ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। उसने पिंजड़े से बाहर अपने पर निकाले और फिर धीरे धीरे वह पिंजड़े से बाहर आ गया और इसके बाद उड़कर जंगल में चला गया। जंगल के पशु पक्षियों में भी पद्मावती की बड़ी चर्चा थी। यूं कहें कि पद्मावती की चर्चा पूरे सिंहल द्वीप पर थी, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। जब पक्षियों ने देखा कि पद्मावती के पास रहने वाला सुआ उनके पास आया है तो उन्होंने उसकी बड़ी आवभगत की। वह सुआ बुद्धिमान भी था, इसलिए लोग उसकी बातों को बड़ी चाव से सुनते। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। इधर पद्मावती अपने तोते के वियोग में दुखी रहने लगी, लेकिन तोता अपने नए साथियों को पाकर बड़ा ही प्रसन्न था। 10 दिनों के बाद जंगल में एक बहेलिया आया और बहेलिये ने अपने जाल में उसे हीरामन तोते को फंसा लिया और जाल में फंसाने के बाद वह उसे लेकर के बाजार में बेचने के लिए चला। इधर चित्तौड़ में राजा चित्रसेन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रत्नसेन ने गद्दी संभाली। वे बड़े ही वीर थे, सुंदर थे और प्रजापालक थे। उन्होंने अपने बाजार में एक नियम लगा रखा था कि यदि उनके बाजार में किसी भी व्यापारी का सामान नहीं बिक पाया तो अंत में वे स्वयं ही उसे खरीद लेंगे और इस तरह उनके बाजार से कोई भी व्यापारी अपना सामान वापस लेकर नहीं जाता था। राजा चित्रसेन के बाजार से बहुत सारे व्यापारी सिंहल द्वीप भी आते और वे सिंहल द्वीप से सामान ले जाकर के चित्तौड़ के बाजारों में बेचा करते थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण कुछ धन कमाने के उद्देश्य से चित्तौड़ के व्यापारियों के साथ सिंहल द्वीप आया। जब वह बाजार में घूम करके सिंहल द्वीप के सामान को खरीदना चाह रहा था तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वह कुछ खरीद सके। तभी उसकी नज़र उस बहेलिये पर पड़ी जो हीरामन तोते को बेच रहा था। तोते का दाम बहुत ही कम था, लेकिन ब्राह्मण ने अपनी विद्वता से यह समझ लिया कि यह तोता बहुमूल्य है। उसने बड़ी ही कम दामों पर उस तोते को बहेलिया से मोल लिया और उसे लेकर के व्यापारियों के साथ वापस चित्तौड़गढ़ आ पहुंचा। जब चित्तौड़ का बाजार लगा तो वह ब्राह्मण उस हीरामन तोते को लेकर के बाजार में पहुंचा और उसका मूल्य 1 लाख रखा। अब एक तोते के लिए यह मूल्य इतना अधिक था कि कोई भी व्यक्ति इस मूल्य पर उस तोते को खरीदना नहीं चाहता था। इसी तरह शाम हो गई, बाजार उठने को हुई, लेकिन वह तोता नहीं बिका। नियम के मुताबिक राजा रत्नसेन उस बाजार में पहुंचे। उन्होंने उस ब्राह्मण के पास जाकर कहा कि तुम्हारा यह तोता नहीं बिका, अब मैं इसे खरीद लूंगा, तुम इस तोते का मूल्य बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस तोते का मूल्य 1 लाख है। रत्नसेन इस पर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि यह तो नियम के हिसाब से बहुत अधिक है, तुम उचित मूल्य रखते तो कोई ना कोई इसे खरीद ही लेता। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आप इस तोते को खरीद लीजिए, उसके बाद आपको निश्चित रूप से इसका मूल्य पता चल जाएगा। यदि यह तोता 1 लाख से कम मूल्यवान हुआ तो फिर मैं अपनी गर्दन आपको स्वतः ही भेंट कर दूंगा। राजा रत्नसेन को यह सब सुनकर बड़ा ही कुतूहल हुआ। उन्होंने उस तोते को 1 लाख देकर के खरीद लिया और उसे लेकर महल में आए। लेकिन रत्नसेन एक राजा थे, उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वह तोते पर ध्यान दे सकें। इसीलिए वे तोते को एक जगह पर टांग करके इधर उधर के कामों में व्यस्त हो गए। राजा रत्नसेन का विवाह हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम नागमती था और नागमती भी बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे अक्सर ही उनके राज्य में हुआ करते थे। एक दिन रावल रत्नसेन अपनी रियासत से बाहर गए हुए थे। तभी रानी नागमती उस तोते के पास गई और उन्होंने तोते से कहा कि हे तोते, तूने तो देश विदेश को देखा है, तू सिंहल द्वीप से आया है, तू बता क्या मेरे जैसी सुंदरता इस धरती पर कहीं है? तोते ने कहा कि नहीं रानी, निश्चित रूप से चित्तौड़ में तुमसे सुंदर कोई नहीं है। इस पर रानी नागमती को गुस्सा आ गया। उसने कहा केवल चित्तौड़ में? मैं तो सोचती हूं कि इस पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। इस पर तोते ने कहा कि आप रानी हो, मैं आपके यहाँ एक छोटी सी हैसियत के साथ आया हूँ, मुझसे मेरा मुंह न खुलवाओ, आप सुंदर हो, इसे में आप खुश रहो। लेकिन यह सब सुनकर रानी नागमती का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मुझसे अधिक सुंदर इस धरती पर कौन है? मुझसे ज्यादा सुंदरता और कहीं है ही नहीं, तुम क्या बातें करते हो? इस पर उस तोते ने कहा कि यदि आप पद्मावती को अपने सामने देख लेंगी
तो आप में और उसकी सुंदरता में इतना अंतर होगा जितना दिन और रात में होता है। वह दिन है और आप रात हैं। नागमती ने जब यह सुना तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि यदि इस तोते ने ठीक यही बात रावल रत्नसेन से कह दी तो रत्नसेन उस लड़की की सुंदरता से मोहित हो जाएंगे और नागमती को छोड़कर उसके लिए चल पड़ेंगे। यही सब सोचकर नागमती ने अपनी दासी से कहा कि इस तोते को ले जाकर के मरवा दूं। लेकिन रावल रत्नसेन के पूरे किले में यह चर्चा थी कि रत्नसेन ने 1 लाख में 1 तोता खरीदा है। इसीलिए दासी भी जानती थी कि इस तोते का कुछ न कुछ महत्व है। यदि मैं इसे मार दूंगी तो रानी को तो कुछ नहीं होगा, एक छोटी दासी होने के कारण सारा क्रोध मुझ पर ही निकल कर आएगा और मेरे जान के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन वह रानी के आदेश को भी टाल नहीं सकती थी। इसीलिए उसने हीरामन तोते को लिया और अपने यहाँ ले जाकर के छिपा दिया। जब रावल रत्नसेन वापस आए तो उन्होंने तोते को उसके स्थान पर नहीं देखा। यह देखकर उन्हें कौतूहल हुआ। उन्होंने अपने दास दासियों और प्रतिहारियों से पूछा कि वह तोता कहाँ गया। मैंने उसे 1 लाख में खरीदा था और मैंने उससे बात भी नहीं की थी। जब रावल रत्नसेन को गुस्सा आने लगा और ऐसा लगा जब अब किसी न किसी की हत्या हो ही जाएगी, तब उस दासी ने तोते को लाकर उनके सामने रख दिया। रावल रत्नसेन ने दासी से पूछा कि तुमने इस तोते को चुराया क्यों था? तो दासी ने सारा वृत्तांत ही उनके सामने कह सुनाया। रत्नसेन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोते से पूछा कि वह कौन स्त्री है जो मेरी पत्नी से इतनी अधिक सुंदर है जिससे कि तुम रात और दिन का अंतर कह रहे हो। यह सुनकर उस हीरामन तोते ने पद्मावती की सुंदरता का इतना वर्णन किया कि रावल रत्नसेन यह सुनकर बेसुध हो गए। जब उनकी बेहोशी हटी तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि वे पद्मावती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे और यही सोचकर एक जोगी का वेश बनाकर वे अपने राज्य से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे 16,000 युवा पद्मिनी स्त्रियों को पाने की चाह लिए योगी बनकर चले। वे सभी यानी कि रावल रत्नसेन और उनके पीछे 16,000 कुंवर मध्य प्रदेश के नाना दुर्गमों को पार करते हुए कलिंग देश में जा पहुंचे। वहां के राजा गजपति से उन लोगों ने जहाज लिया और फिर रत्नसेन के साथ सभी सिंहल द्वीप की ओर चल पड़े। उन्होंने 7 समुद्रों को बारी बारी से पार किया। ये 7 समुद्र हैं क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधि समुद्र, उदधि समुद्र, सुरा समुद्र और किलकिला समुद्र, और साथ में 7वां मान सरोवर समुद्र जो कि सिंहल द्वीप के चारों ओर है। सिंहल द्वीप में उतरकर जोगी रत्नसेन अपने सभी साथियों के साथ महादेव के मंदिर में गए और वहां पर वे पद्मावती का ध्यान करने लगे। हीरामन तोता जो कि अब तक उन्हें रास्ता दिखा रहा था, वह राजा रत्नसेन से आदेश लेकर के पद्मावती से मिलने के लिए चला। जाते जाते वह रत्नसेन से कह गया कि वसंत पंचमी के दिन इसी महादेव के मंदिर में पद्मावती तुम्हें दर्शन देगी। रत्नसेन वहीं पर रहकर पद्मावती की प्रतीक्षा करने लगे। इधर हीरामन पद्मावती के पास चला गया। बहुत दिनों के बाद हीरामन को देखकर पद्मावती रोने लगी। तोते ने उन्हें ढांढस बताया और फिर अपने निकल भागने, अपने बेचे जाने और रावल रत्न सिंह के पास जाने का सारा संदेश सुनाया। इसके उपरांत उसने रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज इन सभी की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहां तक आ पहुंचा है। पद्मावती ने तोते से रत्नसेन की प्रेम व्यथा को सुनकर बिना उसे देखे केवल तोते के वर्णन के आधार पर ही रत्नसेन को जयमाल देने की प्रतिज्ञा कर ली, यानी कि उसे अपने पति के रूप में स्वीकार लिया और तोते से कहा कि बसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं रत्नसेन को देखने जाऊंगी। सुबह यह समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आया। बसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों के सहित मंडप में गई और वहां पर जा पहुंची जहां रत्नसेन अपने जोगियों के साथ बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही रत्नसेन की आंखें पद्मावती के सुंदर चेहरे पर पड़ी, उनकी सुंदरता को देखकर रत्नसेन मूर्छित होकर गिर पड़े। पद्मावती ने रत्नसेन को सब प्रकार से वैसा ही पाया जैसा कि तोते ने बताया था। वह उस मूर्छित योगी के पास पहुंची और उसे होश में लाने के लिए उन पर चंदन छिड़कने लगी, लेकिन रत्नसेन नहीं जागे। जब रत्नसेन की मूर्छा नहीं टूटी तो पद्मावती ने चंदन से उनके हृदय पर यह बात लिखकर चली गई कि जोगी,
तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य योग नहीं सीखा। जब फल प्राप्ति का समय आया तब तो तू सो गया। राजा को जब होश आया और जब उसने अपने हृदय पर लिखे हुए वाक्य को पढ़ा तो वह बहुत ही पछताने लगा और जलकर मरने को तैयार हुआ। सब देवताओं में यह भय फैल गया कि यदि यह जलकर मर गया तो इसकी घोर विरहाग्नि से सारे लोग भस्म हो जाएंगे। उन्होंने जाकर महादेव जी से पुकार की कि हे महादेव, इस राजा को बचाइए। तब महादेव कोढ़ी के वेश में बैल पर चढ़े और राजा के पास आए तथा जलने का कारण पूछने लगे। इधर पार्वती जी, जो कि महादेव जी के साथ ही आई थीं, उनकी इच्छा हुई कि राजा के प्रेम की परीक्षा ली जाए। वे एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा का रूप धारण करके वहां पर आईं और उन्होंने कहा कि मुझे इंद्र ने भेजा है। हे राजन, तुम पद्मावती को जाने दो, तुझे तो अप्सरा प्राप्त हो रही है, देवलोक की कन्या प्राप्त हो रही है। लेकिन रत्नसेन ने कहा कि मुझे पद्मावती को छोड़कर किसी से कोई प्रयोजन नहीं। यह सुनकर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि रत्नसेन का प्रेम सच्चा है। इधर रत्नसेन ने देखा कि इस कोढ़ी की कहीं छाया नहीं पड़ती है, इसके शरीर पर मक्खियां नहीं बैठती हैं, इसकी पलकें भी नहीं गिर रही हैं। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि यह निश्चय ही कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव जी को पहचान कर वह उनके पैरों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे सिद्धि गुटका प्रदान की और सिंहलगढ़ में घुसने का मार्ग बताया। सिद्धि गुटका पाकर रत्नसेन सब योगियों के साथ सिंहलगढ़ की तरफ चल पड़ा। इधर योगी बना हुआ रत्नसेन अपने 16,000 दोस्तों के साथ उस महल का घेराव करने लगा जिसमें पद्मावती रहा करती थी। उधर राजा गंधर्वसेन को जब यह खबर पहुंची कि कुछ लोगों ने पद्मावती के महल को घेर रखा है तो उन्होंने उनके पास दूत भेजे। दूतों से जोगी रत्नसेन ने पद्मिनी के पाने का अभिप्राय कहा। यह सुनकर दूत लौट आए। इसी बीच हिरामन ने रत्नसेन का प्रेम संदेश पद्मावती के पास पहुंचा दिया था। पद्मावती ने भी प्रेम भरा संदेश रत्नसेन को दिया। इस संदेश से रत्नसेन के शरीर में और भी बल आ गया। वे सब गढ़ के भीतर की सभी कठिनाइयों को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले गए, क्योंकि महादेव का सिद्धि गुटका उनका रास्ता दिखा रहा था। जब रत्नसेन उस वज्र किवाड़ को खोलकर भी ऊपर पहुंचा तब तक सवेरा हो गया। इधर राजा गंधर्वसेन के दूतों ने जब यह खबर दी कि ये सब लोग पद्मावती को पाना चाहते हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों को वहां भेज दिया। राजा गंधर्वसेन योगियों को सूली पर टांग देना चाहते थे और जब उनके सैनिक उन योगियों के पास पहुंचे तो रत्नसेन के साथियों ने उनसे युद्ध करना चाहा। लेकिन रत्नसेन ने कहा कि प्रेम के मार्ग में क्रोध करना उचित नहीं है और इसीलिए वे सब योगी पकड़ लिए गए। इधर यह सब समाचार पद्मावती ने सुना तो उनकी दशा बुरी होने लगी। तब हिरामन सुए ने उन्हें जाकर धीरज बंधाया कि रत्नसेन पूर्ण सिद्ध हो गया है, वह मर नहीं सकता। इधर रत्नसेन को बांधकर सूली देने के लिए जब लाया गया तो जिसने भी उसे देखा उसने कहा कि यह कोई साधारण योगी नहीं है, यह तो कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की तैयारी हो रही थी, उधर रत्नसेन पद्मावती का नाम रट रहा था। महादेव जी ने जब योगी पर ऐसा संकट देखा तब वे और पार्वती भांट भांटनी का रूप धरकर वहां पहुंचे। इसी बीच हिरामन सुआ भी रत्नसेन के पास पद्मावती का यह संदेशा लेकर आया कि मैं भी हथेली पर प्राण लिए बैठी हूं, मेरा जीना और मरना तुम्हारे साथ है। भांट, जो कि वास्तव में महादेव जी थे, उन्होंने राजा गंधर्वसेन को बहुत समझाया कि यह योगी नहीं राजा है और तुम्हारी कन्या के योग्य वर है, पर राजा इस पर और भी क्रुद्ध हुआ। इधर जब अन्य योगियों ने देखा कि युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं है तो वे सब गंधर्वसेन से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। तब महादेव जी और देवताओं की सेना ने भी उनकी सहायता की। जब गंधर्वसेन ने देखा कि युद्ध में हमारी पराजय हो रही है और सामने कुछ अलौकिक लोग लड़ रहे हैं तो वे युद्ध को छोड़कर रत्नसेन के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और फिर उन 16,000 कुंवरों को भी वहां की पद्मिनी स्त्रियों से विवाह करा दिया गया। इस प्रकार राजा रत्नसेन को पद्मावती मिली और उनके 16,000 मित्रों को पद्मिनी स्त्रियां मिलीं। वे सब अपने योग्य साथी को पाकर के सिंहल द्वीप में विहार करने लगे और वहीं पर रहने लगे। इधर चित्तौड़ में वियोगिनी नागमती को 1 वर्ष हो गया। वे अपने पति की याद में विलाप करती रहती थीं। उनके दुख से पशु पक्षियों को भी पीड़ा होने लगी। वे सभी नागमती के विरह से मानो जले जाते थे।
एक बार रात में नागमती अपने पति के विरह में गीत गाती हुई अपने उद्यान में विचरण कर रही थीं कि एक पक्षी ने उन्हें आवाज दी और कहा कि तुम इतनी विरह में क्यों हो, तुम्हें क्या दुख है? तुम्हारा दुख हम सबसे देखा नहीं जाता। तुम हमें बताओ, मैं तुम्हारा संदेश कहीं भी लेकर जा सकता हूं। इस पर नागमती ने कहा कि हे पक्षी, तुम मेरा संदेश मेरे पिया के पास पहुंचा दो और कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह में जलकर मर रही है और चित्तौड़ की दशा बुरी हो रही है। वह पक्षी वहां से उड़ करके सिंहल द्वीप में गया और सिंहल द्वीप में राजा रत्नसेन जहां पर आखेट कर रहा था, उस पेड़ के ऊपर जाकर उसने नागमती का विरह वर्णन किया और फिर चित्तौड़ की बुरी दशा का भी वर्णन किया। रावल रत्नसेन बहुत समय से अपने देश से दूर थे। जैसे ही उन्हें अपने देश का और अपनी पहली पत्नी का संदेश मिला, उनका मन सिंहलगढ़ से उचट गया। वे अपने देश में जाने का सोचने लगे। रावल रत्नसेन ने राजा गंधर्वसेन से इस बारे में बात की। वे अपनी पत्नी पद्मावती के साथ वापस आने को उद्यत हो गए। उनके साथ उनके 16,000 मित्र और उन 16,000 मित्रों की पत्नियां भी वापस आने के लिए तैयार हो गईं। तब राजा गंधर्वसेन ने उन सभी को बहुत सारा धन देकर और उपयुक्त जहाज देकर के विदा किया। जैसे ही रावल रत्नसेन को इतना धन मिला तो कहते हैं कि उनके मन में यह गर्व या यह अहंकार आ गया कि इतना धन तो किसी के पास नहीं है। मैं जब यह लेकर अपने देश में जाऊंगा तो अपने देश का सबसे समृद्ध राजा हो जाऊंगा। रत्नसेन यही सब सोच करके समुद्र में उतरने ही वाले थे कि समुद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए एक याचक का रूप रखकर दान मांगने आए, लेकिन राजा ने लोभवश उनका तिरस्कार कर दिया। राजा जब आधे समुद्र में भी नहीं पहुंचे थे कि बड़े जोर का तूफान आया, जिससे जहाज दक्षिण लंका की ओर बह गया। वहां पर विभीषण का एक राक्षस माझी जो था वह मछली मार रहा था। उसने अच्छा आहार देखा और राजा से बोला कि हम तुम्हें रास्ते पर लगा देंगे। राजा उसकी बातों में आ गया और वह राक्षस सब जहाजों को एक भयंकर समुद्र में ले गया, जहां से निकलना बड़ा ही कठिन था। जहाज चक्कर खाने लगा और हाथी, घोड़े, मनुष्य सब डूबने लगे। वह राक्षस आनंद से नाचने लगा। इसी बीच समुद्र का राज पक्षी वहां पर आ पहुंचा, जिसने डैनों से ऐसा घोर शब्द किया जैसे पहाड़ों के शिखर टूट रहे हों। उस पक्षी ने दुष्ट राक्षस को चंगुल में दबाकर वहां से दूर ले जाकर छोड़ दिया। जहाज के एक तख्ते पर एक और राजा बहे और दूसरे तख्ते पर दूसरी ओर रानी। पद्मावती बहते बहते वहां जा लगी जहां समुद्र की कन्या लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। लक्ष्मी मूर्छित पद्मावती को अपने घर ले गई। पद्मावती को जब चेत हुआ तब वह रत्नसेन के लिए विलाप करने लगी। लक्ष्मी ने उन्हें धीरज बंधाया और अपने पिता समुद्र से राजा की खोज कराने का वचन दिया। इधर राजा बहते बहते एक ऐसे निर्जन स्थान में पहुंचा जहां मोंगों के टीले के सिवा कुछ नहीं था। राजा पद्मिनी के लिए बहुत विलाप करने लगा और कटार लेकर अपने गले में मारना ही चाहता था कि ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र उनके सामने आ खड़ा हुआ और उसे मरने से रोक दिया। अंत में समुद्र ने राजा से कहा कि तुम मेरी लाठी पकड़कर आंख मूंद लो, मैं तुम्हें जहां पद्मावती है उसी तट पर पहुंचा दूंगा। जब राजा उस तट पर पहुंच गया तो लक्ष्मी ने उनकी परीक्षा ली। वे पद्मावती का रूप धारण कर रास्ते में जा बैठी। रत्नसेन पहले तो उन्हें पद्मावती समझकर उनके पास गए, लेकिन पास जाने पर उन्होंने कहा कि तुम पद्मावती नहीं हो। लक्ष्मी से उन्होंने मुंह फेर लिया। अंत में लक्ष्मी रत्नसेन को पद्मावती के पास ले गई। रत्नसेन और पद्मावती कई दिनों तक समुद्र और लक्ष्मी के मेहमान रहे। पद्मावती की प्रार्थना पर लक्ष्मी ने उन सब साथियों को भी ला खड़ा किया जो इधर उधर बह गए थे। जो मर गए थे वे भी अमृत से जिला दिए गए। इस प्रकार बड़े आनंद से दोनों वहां से विदा हुए। विदा होते समय समुद्र ने बहुत से अमूल्य रत्न उन सबको दिए, जिनमें 5 बड़े ही प्रमुख थे। ये 5 थे अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दुल और पारस पत्थर। इन सभी अनमोल पदार्थों को लेकर अंत में रत्नसेन पद्मावती के साथ चित्तौड़ पहुंच गए। नागमती और पद्मावती दोनों रानियों के साथ रत्नसेन सुखपूर्वक रहने लगे। नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमलसेन ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इधर पद्मावती के साथ चित्तौड़ की राजसभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित भी आया था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पंडितों से पूछा कि दूज कब है, तो राघव के मुंह से निकला आज।
और सब पंडितों ने एक स्वर से कहा कि आज तो हो ही नहीं सकती, कल होगी। राघव ने कहा कि यदि आज दूज न हो तो मैं पंडित नहीं। पंडितों ने कहा कि राघव वाम मार्गी है, यक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे सो कर दिखावे, पर आज दूज नहीं हो सकती। राघव चेतन ने अपनी तंत्र विद्या के प्रभाव से उसी दिन संध्या के समय द्वितीया का चंद्रमा दिखा दिया, लेकिन जब दूसरे दिन भी चंद्रमा देखा गया तो वह द्वितीया का ही चंद्रमा था। इस पर पंडितों ने राजा रत्नसेन से कहा कि यदि कल द्वितीया रही होती तो आज चंद्रमा की कला कुछ अधिक होती, झूठ और सच की परख कर लीजिए। राघव का भेद खुल गया और वह वेद विरुद्ध आचार करने वाला प्रमाणित हुआ। राजा रत्नसेन ने उसे देश निकाला का दंड दिया। पद्मावती ने जब यह सुना कि उसके राज्य से आया हुआ पंडित ऐसे असंतुष्ट होकर जा रहा है तो उसके मन में कुछ दुख का भाव आया। उसने राघव चेतन को अपने पास बुलाया और सूर्य ग्रहण के दान देने के बहाने अपने महल के नीचे अपने हाथ का एक अमूल्य कंगन, जिसका कि जोड़ा और कहीं था ही नहीं, उसने झरोखे से फेंक दिया। राघव चेतन सिंहल द्वीप का था, लेकिन उसने आज तक पद्मावती के बारे में केवल सुना था, देखा नहीं था। झरोखे पर पद्मावती की एक झलक देखकर राघव बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तो उसने सोचा कि यह कंगन लेकर बादशाह के पास दिल्ली चलूं और पद्मिनी के रूप का उसके सामने वर्णन करूं। वह लंपट है, तुरंत ही चित्तौड़ पर चढ़ाई करेगा और इसके जोड़ का दूसरा कंगन मुझे इनाम में दे देगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं राजा से बदला भी ले लूंगा और सुख से अपने जीवन का निर्वाह भी करूंगा। यही सोचकर राघव चेतन दिल्ली चला आया। दिल्ली आकर उसने अलाउद्दीन खिलजी को कंगन दिखाया और पद्मिनी के रूप का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने बड़े आदर से उसे अपने यहाँ रखा और सरजा नामक एक दूत के हाथ एक पत्र रत्नसेन के पास भेजा कि पद्मिनी को तुरंत भेज दो, बदले में जितना राज्य चाहे ले लो। पत्र पाते ही राजा रत्नसेन क्रोध से लाल हो गया और बिगड़कर दूत को वापस कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। 8 वर्ष तक मुसलमान चित्तौड़ को घेरे रहे और घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़ न टूट सका। इसी बीच दिल्ली से एक पत्र अलाउद्दीन को मिला, जिसमें शत्रु लोगों के फिर से चढ़ आने का समाचार लिखा हुआ था। बादशाह ने जब यह देखा कि गढ़ नहीं टूटता है, तब उसने कपट की एक चाल सोची। उसने रत्नसेन के पास संधि का एक प्रस्ताव भेजा और यह कहलाया कि मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए, समुद्र से जो 5 अमूल्य वस्तुएं तुम्हें मिली हैं उन्हें ही देकर मेल कर लो। रत्नसेन के राज्य पर 8 वर्षों से घेरा पड़ा हुआ था। उनके सामने कोई अन्य चारा भी नहीं था। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। बादशाह को चित्तौड़गढ़ के भीतर ले जाकर बड़ी धूमधाम से उनकी दावत की। गोरा बादल नामक विश्वास पात्र सरदारों ने राजा को बहुत समझाया कि मुसलमानों का विश्वास करना ठीक नहीं, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया। वे दोनों वीर नीतिज्ञ सरदार रूठकर अपने घर चले गए। कई दिनों तक बादशाह की मेहमानदारी होती रही। एक दिन वह टहलते टहलते पद्मिनी के महल की ओर जा निकला, जहां एक से एक रूपवती स्त्रियां स्वागत के लिए खड़ी थीं। बादशाह ने राघव से पूछा, जो बराबर ही उनके साथ साथ चल रहा था, कि इसमें से पद्मिनी कौन है? इस पर राघव चेतन ने कहा, पद्मिनी इनमें कहां, ये तो उसकी दासियां हैं। बादशाह पद्मिनी के महल के सामने ही एक स्थान पर बैठकर राजा के साथ शतरंज खेलने लगा। जहां वह बैठा था वहां उसने एक दर्पण भी रख दिया था कि पद्मिनी यदि झरोखे पर आवेगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखूंगा। पद्मिनी कौतूहलवश झरोखे के पास आई और बादशाह ने उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखा। देखते ही वह बेसुध होकर गिर पड़ा। अंत में बादशाह ने राजा से विदा मांगी। राजा उसे पहुंचाने के लिए साथ साथ चला। एक एक फाटक पर बादशाह राजा को कुछ न कुछ देता चलता था। अंतिम फाटक पार होते ही राघव के इशारे से बादशाह ने रत्नसेन को पकड़कर बांध लिया और दिल्ली लेकर चला गया। वहां राजा को तंग कोठरी में बंद कर वह अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट देने लगा। इधर चित्तौड़ में हाहाकार मच गया। दोनों रानियां रो रो कर ऐसा लगा प्राण दे देंगी। इस अवसर पर राजा रत्नसेन के शत्रु कुंभलनेर के राजा देवपाल ने एक दुष्टता की। उसने कुमुदनी नाम की दूती को पद्मावती के पास भेजा। वह दूती सिंहल द्वीप की थी, इसीलिए पहले तो पद्मिनी अपने मायके की स्त्री जानकर उससे बड़े प्रेम से मिली और उससे अपना दुख कहने लगी। पर जब धीरे धीरे उसका भेद खुला
तब उसने उचित दंड देकर उसे निकलवा दिया। इसके पीछे अलाउद्दीन ने भी एक जोगिनी के वेश में एक दूती को इस आशा से भेजा कि वह रत्नसेन से भेंट कराने के बहाने पद्मिनी को यहाँ अपने साथ दिल्ली ले आएगी, पर उसकी भी दाल नहीं गली। अंत में पद्मिनी गोरा और बादल के घर गई और उन दोनों क्षत्रिय वीरों के सामने अपना दुख रोकर उसने सुनाया। फिर उन्होंने राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की। दोनों ने राजा को छुड़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और रानी को बहुत ही धीरज बधाया। दोनों ने सोचा कि जिस प्रकार मुसलमानों ने धोखा दिया है उसी प्रकार उनके साथ भी चाल चलनी चाहिए। उन्होंने 1600 ढकी पालकियों के भीतर सशस्त्र राजपूत सरदारों को बिठाया और जो सबसे उत्तम और बहुमूल्य पालकी थी उसके भीतर औजार के साथ एक लोहार को बिठाया। इस प्रकार वे यह प्रसिद्ध करके चले कि 1600 दासियों के सहित पद्मिनी दिल्ली जा रही हैं। गोरा के पुत्र बादल की अवस्था बहुत थोड़ी थी। जिस दिन दिल्ली जाना था उसी दिन उसका गौना आया था। उसकी नवागता बधू ने उसे युद्ध में जाने से बहुत रोका, पर उस वीर कुमार ने एक नहीं सुनी। अंत में 1600 सवारियों के सहित वे दिल्ली के किले में पहुंचे। वहां कर्मचारियों को घूस देकर अपने अनुकूल किया, जिससे किसी ने पालकियों की तलाशी नहीं ली। खिलजी के यहाँ यह खबर गई कि पद्मिनी आई है और कहती है कि राजा से मिल लूं और उन्हें चित्तौड़ के खजाने की कुंजी सुपुर्द कर दूं, तब महल में आऊं। खिलजी ने इसकी आज्ञा दे दी। वह सजी हुई पालकी वहां पहुंचाई गई जहां राजा रत्नसेन कैद था। पालकी से निकलकर लोहार ने चट राजा की बेड़ी काट दी और वह शस्त्र लेकर एक घोड़े पर सवार हो गया जो पहले से ही तैयार था। देखते देखते और हथियारबंद सरदार भी पालकियों में से निकल पड़े। इस प्रकार गोरा और बादल राजा को छुड़ाकर चित्तौड़ चले। अलाउद्दीन को जब यह खबर मिली तो उसने अपनी सेना के साथ उन सबका पीछा किया। गोरा बादल ने जब शाही फौज पीछे देखी तब 1000 सैनिकों को लेकर गोरा तो शाही फौज को रोकने के लिए डट गए और बादल राजा रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़े। वृद्ध गोरा बड़ी वीरता से लड़कर हजारों को मारकर अंत में सरजा को मारते हुए उसके ही हाथों मर गए। इसी बीच में राजा रत्नसेन चित्तौड़ पहुंचे। चित्तौड़ पहुंचते ही पद्मिनी ने रत्नसेन से देवपाल की दुष्टता का हाल सुनाया। रत्नसेन ने देवपाल को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा की और वे कुंभलनेर पर चढ़ाई करने चल दिए। रत्नसेन और देवपाल के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। देवपाल की तलवार रत्नसेन की नाभि में घुसकर उसके पार निकल गई। देवपाल तलवार मारकर लौटना ही चाहता था कि रत्नसेन ने उसे जा पकड़ा और उसका सिर काट दिया, उसके हाथ पैर बांधे और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और चित्तौड़गढ़ की रक्षा का भार बादल को सौंपकर रत्नसेन ने शरीर छोड़ दिया। राजा के शव को लेकर पद्मावती और नागमती दोनों रानियां सती हो गईं। इतने में शाही सेना भी चित्तौड़गढ़ आ पहुंची। कहते हैं कि बादशाह ने जब पद्मिनी के सती होने का समाचार सुना तो वह पागल सा हो गया। बादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्षा की, पर अंत में वह फाटक की लड़ाई में मारा गया और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बची हुई सभी स्त्रियों ने एक विशाल जौहर का आयोजन किया और उसमें जलकर अपने शरीर को देवलोक में स्थापित कर गईं। उनके जौहर की यह आग आज भी हमारे व्यक्तित्व को गर्मी और गरिमा प्रदान करती हैं। तो मित्रों, यह थी मलिक मोहम्मद जायसी जी की लिखी हुई रचना पद्मावती की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।